बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अमरेज़ खान पाकिस्तान ऑब्जर्वर से हाज़िर हूँ, खिदमत हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं साइबर क्राइम के ऊपर। सोसाइटी में इस वक्त साइबर क्राइम बढ़ रहा है। आम लोगों को मुख्तलिफ तरफ से कॉल्स आती हैं, जी आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे आए हैं, आपकी लॉटरी निकल आई है, जी तो पाकिस्तान में आपके पैसे निकल आए हैं, आपका ATM कार्ड ब्लॉक हो गया है, उसको अगर आपने एक्टिवेट करना है तो हमसे रब्ता करें, इस नंबर पर रब्ता करें। और इसके अलावा ब्लैकमेलिंग इसके अलावा है, नौजवान जो हैं वो किसी की बहन बेटियों को जो है वो ब्लैकमेल करते हैं, उनकी तस्वीरें बना के ऑब्नॉक्शियस किस्म की, नाजेबा किस्म की। तो इस सिलसिले में आज हमने बात करने के लिए हम आज आए हैं। रैन अली कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं, लाहौर हाई कोर्ट के माहिर कानून हैं। साइबर क्राइम पे इनकी एक ख़ास गिरफ्त है, आपने इनको टीवी प्रोग्राम में भी सुना होगा। आज हम इनसे बात करते हैं कि ये साइबर क्राइम जो है ये इतना क्यों बढ़ रहा है और इसका अजाला कैसे होगा, इस लोगों को कैसे काबू किया जा सकता है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है कुरैशी साहब, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा कुरैशी साहब, ये फरमाएं कि ये साइबर क्राइम क्यों बढ़ रहा है सोसाइटी में, क्या वजह है? देखिए, साइबर क्राइम की बढ़ने की जो बुनियादी वजह है उसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंटरनेट है। इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ चुका हुआ है और पहले इंटरनेट इस तरीके से अवेलेबल नहीं होता था जिस तरीके से अब अवेलेबल है। अब आपको कहीं आप रेस्टोरेंट्स में चले जाएँ, होटल में चले जाएँ, इवन के तलीमी इदारों के अंदर अब उसका जो है इस्तेमाल बढ़ चुका हुआ है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ऑफिसेज़ के अंदर जो है ईज़िली अवेलेबल है। किसी भी जगह आप जाते हैं तो आपको इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो आसानी से मुहैया हो जाती है। और दूसरा जो मैं समझता हूँ जो इसकी एक वजह है वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन है। अब मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, स्पेशली जो नौजवान नस्ल है उसके पास अगर आप देखें तो उसके हमें हर एक बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन की जो टेक्नोलॉजी हमें नज़र आता है कि उसके पास मौजूद है। और तीसरी अहम बात ये कि अवेयरनेस नहीं है, स्पेशली साइबर क्राइम के हवाले से भी अवेयरनेस नहीं है और साइबर लॉज़ के हवाले से भी अवेयरनेस नहीं है। ये 3 जो बुनियादी वजूहात हैं, इसकी वजह से जो साइबर क्राइम की जो शरह है वो तेज़ी से बढ़ रही है। और स्पेशली अगर आप साइबर क्राइम की अगर आप देखेंगे तो आपको शहरों के अंदर ज़्यादा नज़र आएगा कि जो इसकी परसेंटेज है वो ज़्यादा है, क्योंकि शहरों के अंदर फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। शहरों के अंदर आमतौर पे दूसरे शहरों से लोग तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, यहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ बेहतर होती हैं, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो जहाँ पे भी आपको अर्बन एरियाज़ नज़र आएंगे वहाँ पे आपको साइबर क्राइम की जो शरह है उसमें भी इजाफा नज़र आएगा। कुरैशी साहब, ये फरमाएं कि मैं बीइंग ए बीट रिपोर्टर मैंने देखा है साइबर क्राइम सर्कल में जाके, अक्सर लोग आते हैं किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ, कोई ओबाश लड़का है, कोई ब्लैकमेलर है, वो उसको तंग कर रहा है, उसकी नाजेबा तस्वीर अपलोड कर रहा है। तो ऐसे लोगों को आप क्या मशवरा देते हैं? उनको कहाँ जाना चाहिए? उनका अजाला कैसे होगा उनकी शिकायत का? देखिए, सबसे अहम बात ये है कि ये जो ऑब्जेक्शनेबल तस्वीरें और ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस वाला मामला है, ये एक इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है और इसके अंदर मैं एक ही हमेशा अवेयरनेस के अंदर बात बताता हूँ कि कभी भी किसी भी शख्स के साथ ऑब्जेक्शनेबल वीडियो या तस्वीर मत शेयर करें। पहली बात तो ये है कि ऐसी ना तस्वीर बनाएं, ना ऐसी कोई वीडियो किसी को भेजें। होता ये है कि 2 तरह के जो मामलात अक्सर लोगों के साथ हो जाते हैं ऐसे केसेस के अंदर। एक तो बाज़ औक़ात लोग किसी स्ट्रेंजर के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, जिनको उन्होंने सोशल मीडिया पे खुद ही ऐड किया होता है और इवन कि उनको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होता कि दूसरे एंड पे जो शख्स है, क्या वो लड़का है या वो लड़की है, और वो उसके साथ अपनी तस्वीरें शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे बुनियादी जो एक अवेयरनेस है वो ये है कि ना स्ट्रेंजर्स को आप ऐड करें और किसी भी शख्स के साथ, चाहे आप उसको जानते क्यों ना हो, अपनी ऐसी कोई तस्वीर शेयर ना करें। अब उसके बाद जो एक बहुत सारा मैं समझता हूँ एक और भी इशू जो लोगों को फेस करना पड़ता है वो बाज़ औक़ात ये होता है कि जो शादीशुदा लोग होते हैं वो भी आम तौर पे इस किस्म के जो गलतियाँ होती हैं उनसे भी हो जाती हैं कि वो अपनी तस्वीरों को जो है वो ड्यूरिंग द रिलेशनशिप जो है वो बना लेते हैं और बाद में एक दूसरे के साथ या शेयर किया होता है या फिर वो डाटा जो है वो बाज़ औक़ात ब्लैकमेलर्स के जो है हाथ में जो है वो चला जाता है। अब इसमें दोनों जो सूरत हाल है, इसमें बुनियादी जो अवेयरनेस है वो ये है कि ना आप ऐसा डाटा तैयार करें, ना ऐसी कोई वीडियो तैयार करें, ना कोई ऐसी इमेज तैयार करें। फिर अगली अवेयरनेस, अगर आपके साथ ऐसा कोई क्राइम हो रहा है जिसमें कोई शख्स आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपसे पैसे मांग रहा है, ऐसे ब्लैकमेलर्स को पैसे मत दें। जब आप उनको पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर उनको वो मज़ीद ब्लैकमेलिंग का जो अमल है वो शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों का सिर्फ हल ये है कि उनके खिलाफ कानूनी जो कार्रवाई है वो फौरी तौर पे जो है वो अमल में लाई जाए, फौरी तौर पे उस केस को रिपोर्ट किया जाए। ऐसे लोगों के जो स्क्रीनशॉट्स हैं जिनमें वो ब्लैकमेल करके पैसे डिमांड करते हैं,
वो स्क्रीनशॉट्स को आप अपने पास सेव रखें, उनको डिलीट मत करें और फौरी तौर पे जो है वो दरखास्त जमा कराएं। कौन सा प्लेटफॉर्म है, कहाँ पे जाना चाहिए? देखिए, ऐसे केसेस जो हैं इनका एक ही प्लेटफॉर्म है, वो FIA साइबर क्राइम सर्कल है। जो भी आपके नियर बाय सर्कल है, जिस शहर में आप रहते हैं, वहाँ पे आप उसको जो है उसको एप्लीकेशन को फौरी फाइल करें। हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा बुनियादी इशू ये आता है कि लोग ऐसी जब उनसे कोई गलती हो चुकी होती है, जिसमें किसी को वो तस्वीरें भेज चुके होते हैं या किसी को ट्रस्ट करके अपनी तस्वीरें भेज देते हैं, कोई किसी के साथ किसी का अगर ताल्लुक है तो वो उस ताल्लुक के अंदर ट्रस्ट करके तस्वीरें भेज रहा है, तो वो बाद में होता ये कि वो उस चीज़ को वो किसी को बताते नहीं हैं, वो उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करते, लोगों के पास जाते नहीं हैं। इवन कि मैं समझता हूँ कि ऐसे मामलात के अंदर पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों की हेल्प करें, टीचर्स को भी चाहिए वो उनकी हेल्प करें, उनको ये कॉन्फिडेंस दें कि वो अगर कोई ऐसा मामला है तो उसको फौरी तौर पर रिपोर्ट किया जाए, ताकि जो शख्स एक एंजाइटी से गुजर रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा है, एक ज़हनी दबाव से गुजर रहा है, उसका ज़हनी दबाव कम हो सके। और जो कोई ब्लैकमेलर है, जो कोई हैकर है या कोई भी शख्स है जो कि इस किस्म का जो गलत काम कर रहा है, वो सोसाइटी के अंदर उसको जो है वो ना सिर्फ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, बल्कि मैं एक और आगे बात करूंगा कि इनको सजाएं भी दिलवानी चाहिए, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहिए, ताकि जो सोसाइटी में एक डेटरेंस क्रिएट हो सके। कुरैशी साहब, आपने कानून की बात की, ज़ाहिर है आप जुडिशरी के आदमी हैं तो आप कानून की बात करेंगे। बात यह है कि FIA के पास एक सर्कल है साइबर क्राइम को डील करने के लिए, उसमें 6000 के करीब कंप्लेंट्स हैं और इंक्वायरीज हैं और केसेस हैं, और 10 से 12 उनके पास इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं। तो किस तरह आप जस्टिफाई करते हैं कि वो 12 बंदे जो हैं, वो 6000 वो कंप्लेंट जो उन तक आ गई हैं, जो नहीं आ सकी, जो लोगों को पता ही नहीं है कि FIA साइबर क्राइम सर्कल है कहाँ पे, तो इसके लिए आपके पास कोई और कानूनी रास्ता है कि इसका शिफ्ट पुलिस के ऊपर बर्डन शिफ्ट कर दिया जाए, या इसका कोई और वे आउट ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके? देखिए, अगर आप बात करेंगे ना साइबर क्राइम के हवाले से, एक बात याद रखिएगा कि जो साइबर क्राइम है, जिस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हर दिन गुजरने के साथ साथ आती जा रही हैं, क्राइम में इजाफा होता जा रहा है, वहाँ पे अब ये ज़रूरी हो चुका हुआ है कि आपके पास जो एक तो आपको फोर्स में जो है, जिस तरह आपने हाईलाइट किया, आपको मज़ीद बढ़ानी होगी, उसके अलावा आपको सर्कल्स बढ़ाने होंगे साइबर क्राइम के जो हैं वो, उसके लिए आपके लिए ज़रूरत है, आपके लिए अब ज़रूरी हो चुका है कि आपके पास ज़्यादा सर्कल्स हों। फिर सबसे अहम बात यह है कि जब आपको साथ साथ फिर और चीज़ों की तरफ भी जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे, जब आप एक चीज़ की बात करेंगे, फिर आपको वहाँ पे प्रोसिक्यूशन की ट्रेनिंग की तरफ भी जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको जजेस की ट्रेनिंग की तरफ भी जाना पड़ेगा, इवन वुकला की ट्रेनिंग की तरफ भी जाना पड़ेगा कि ऐसे सेंसिटिव केसेस के अंदर क्या जो है वो टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको उनको भी ट्रेनिंग देनी होगी। ताकि मैं इसलिए ये सारी बात करता हूँ कि जो सिस्टम है वो मजमूई तौर पे जो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसका हिस्सा प्रोसिक्यूशन भी है, उसका हिस्सा जो है वो जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो भी हैं, उसका हिस्सा आपकी जुडिशरी भी है। तो आपको फिर सारी जगहों पे रिफॉर्म्स लाने होंगे ताकि आप जो हैं इसके रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव हासिल कर सकें। पाकिस्तान में जो साइबर के लॉज हैं मौजूदा, उनसे आप मुतमिन हैं? कन्विक्शन रेट क्या है, या इनमें कोई बेहतरी की गुंजाइश देखते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो साइबर लॉज मौजूद हैं, इसके अंदर सबसे पहली मैं बुनियादी तौर पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि साइबर लॉज के अंदर हमें बहुत सारी तब्दीलियों की इस वक्त ज़रूरत है। बहुत सारे जो ऑफेंसेस हैं, जो कि बहुत मेजर क्राइम्स के साथ डील आउट करते हैं, वो बेलेबल हैं। अब 3 सेक्शंस ऐसे हैं जो पूरे लॉ के अंदर जो नॉन बेलेबल हैं, उसमें सेक्शन 10 है, सेक्शन 21 और सेक्शन 22 है। एक तो आपको उस तरफ जाना होगा कि बहुत सारे जो फाइनेंशियल रिलेटेड क्राइम्स हैं, वो तमाम ऑफेंसेस जो हैं वो जो डिस्कस किए गए हैं, वो सारे के सारे जो ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल हैं, सेक्शन 13 और सेक्शन 14, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी। एक तो आपको उसके अंदर अमेंडमेंट की ज़रूरत है। दूसरी अहम बात यह है कि अभी जो आपको ज़रूरत है वो इस बात की है कि आप लॉ को भी ज़रा थोड़ा सा रीड आउट करें। इस लॉ का जो विक्टिम है वो एक आम आदमी है। अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन का मतलब है किसी के नाम का फेक अकाउंट तैयार कर लेना। इस किस्म के जो मुश्किल मैं समझता हूँ कि अल्फाज हैं, उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं जैसे क्रिएशन ऑफ फेक अकाउंट के नाम से, ताकि जो एक शख्स है जिसके देखिए सबसे पहला जो साइबर क्राइम, किसी सोशल मीडिया क्राइम जो कमिट किया जा रहा था किसी शख्स के साथ, वो उसकी फेक अकाउंट तैयार किया गया होता है। तो जो भी शख्स जो विक्टिमाइज है वो आके जब उस लॉ को खोले तो उसको ये नज़र आ जाए कि उसकी रेमेडी लॉ के अंदर क्या अवेलेबल है। इसी तरह अगर आप देखें कि बाकी जो आपके पास लॉज के अंदर सज़ाएँ आपको मज़ीद बढ़ानी होगी।
आपको मज़ीद जो है उसमें पनिशमेंट एनहांसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इस लॉ के अंदर जो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि एक अमेंडमेंट की ज़रूरत है, वो हमें पनिशमेंट को जो चैप्टर है, जो पनिशमेंट बढ़ाने का जो एक हमारा जो एक इसमें जो एक पॉइंट है, उसकी तरफ भी हमें डिस्कशन करनी चाहिए। तीसरी एक बड़ी अहम बात वो ये है कि सर, आपका जो मौजूदा साइबर लॉज हैं, इसमें जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ एक इशू आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जो बुनियादी तौर पे साइबर क्राइम की जहाँ से इब्तिदा होती है, वो होता है हैकिंग। हैकिंग इस लॉ के अंदर डिफाइन नहीं है। हैकिंग को इस लॉ के अंदर डिफाइन करना चाहिए, हैकिंग के बारे में बताना चाहिए कि हैकिंग जो है वो होती क्या है, उसकी डेफिनेशन भी इस लॉ के अंदर, उस ऑफेंस को भी इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि एटलीस्ट 2 साल का जो पीरियड है वो सफिशेंट है, उसके हर 2 साल के बाद इन लॉज के अंदर अमेंडमेंट्स करनी चाहिए। सही। अच्छा, ये बता दें कि जब कोई बंदा किसी को मैसेजिंग करता है, कोई मेल फीमेल को करता है और किए चले जाता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही फीमेल कोई आगे से, तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं और इसकी भी कोई सज़ा है? मतलब किसी को आप तंग करे जा रहे हैं? देखिए, इसकी टेक्निकली अगर हम बात करें तो इसके हवाले से साइबर स्टॉकिंग है, सेक्शन 24 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। वो ये कहता है कि अगर कोई डिस्पाइट क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट, अगर कोई शख्स किसी शख्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, अगर कोई शख्स किसी शख्स को फॉलो कर रहा है, तो इसकी जो सज़ा है वो 3 साल है। इसी तरह साइबर स्टॉकिंग में ये भी बताया गया कि अगर कोई शख्स किसी शख्स की तस्वीर या उसकी वीडियो उसकी बगैर इजाज़त शेयर कर रहा है, तो ये भी एक क्राइम है। तो साइबर स्टॉकिंग के हवाले से चूंकि मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इसके विक्टिम हो रहे होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारी तस्वीर जो है वो हमारे से बगैर इजाज़त लिए लगा देगी। बहुत सारे जो पॉपुलर लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो इस तरह के क्राइम के ज़्यादा विक्टिम हो जाते हैं कि जिनकी तस्वीरों को लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे होते हैं, इंटिमिडेट कर रहे होते हैं, उनकी रेपुटेशन को हार्म कर रहे होते हैं, उनको डैमेज कर रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर। तो इस हवाले से ये मैं बताता चलूँ कि लॉ के अंदर सेक्शन 24 है जो इस तरह के केसेस से डील आउट करता है। बहुत सारे लोगों को मैसेज आते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं, मैं भी देखता रहता हूँ जी, कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, आपका जीतो पाकिस्तान में नाम निकल आया, आपकी लॉटरी निकल आई, आपका ये हो गया। ऐसे लोगों को रोकने के लिए आपके ख्याल में, ये जितना भी फ्रॉड होता है ये सिम के जरिए होता है, एक फेक सिम से वो कॉल कर रहे होते हैं, इसका जिम्मेदार आप एफआईए को ठहराते हैं, पीटीए को ठहराते हैं? देखिए, मैं इसमें एक बात ऐड करता चलूँ कि ये जो सिम कार्ड है, अगर आप देखें कि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन में जहाँ पे हमें अपना नंबर प्रोवाइड करना होता है। इसकी इंपॉर्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमें एक कॉल आ जाती है, एक शख्स कहता है कि मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूँ। अब वो जो शख्स हमें कॉल कर रहा है, उस शख्स के साथ कॉल के दौरान ही वो हमसे हमारा बैंक अकाउंट नंबर पूछता है, हमसे पासवर्ड पूछने शुरू कर देता है और साथ ही एक इलीगल ट्रांजैक्शन कर देता है। बुनियादी तौर पे जो लोगों को बताने की बात है वो ये है कि कभी भी किसी ऐसे शख्स के साथ अपना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर मत करें। दूसरी अहम बात यह है कि जब भी कभी ऐसा कोई मैसेज आए, ऐसा कोई कोड आए, उससे मत शेयर करें। अब इसमें हमें ये देखना होगा कि ये जो स्पेशली फ्रेंचाइजीज़ हैं, वो ऐसे सिम कार्ड्स को क्यों इशू कर देती हैं ऐसे लोगों को कि जिनको के इशू सिम कार्ड इशू नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देखना ये चाहिए कि क्या कोई ऐसा टारगेट होता है जो इन्होंने अचीव करना होता है कि जैसे 2400 सिमें बेच दी, 1600 बेच दी, या फिर ये जो इन्होंने आगे एक्टिविटी बॉयज़ रखे होते हैं ये वो गलतियां कर देते हैं। इस तरफ देखना चाहिए कि ये गलती किस साइड पे हो रही है, ये फ्रेंचाइजर के एंड पे हो रही है, फ्रेंचाइजी के एंड पे हो रही है, ये किस एंड पे गलती की जा रही है, और फिर उस गलती को सुधारना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा सीरियस इशू है। एक शख्स है, उसको कॉल आ जाती है कि जी आपका बच्चा जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है, और जो वालिद है वो डर के मारे पैसे भेज देता है। पहले तो ये देखें कि 2-3 घंटे जो उसके एक एंजाइटी में गुजरे, एक टेंशन में गुजरे, वो अलग हैं। उसके अलावा वो जो अपनी मेहनत से कमाई हुई रकम जो भेज रहा है, फिर जिस नंबर पे भेज रहा है वो उस शख्स के नाम पे नहीं, वो किसी और शख्स के नाम पे है। इस हवाले से लॉ के अंदर अनऑथराइज इशूएंस ऑफ सिम कार्ड के हवाले से सेक्शन 17 है, उसकी सजा भी बढ़ानी चाहिए। और सबसे अहम बात, इस किस्म के जो केसेस के अंदर आमतौर पर देखा गया है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं, क्योंकि लॉ जो है वो प्रॉपर तरीके से उस तरीके से मजबूत नहीं है। लॉ के अंदर जो है अभी बेहतरी की गुंजाइश है, और उसका वो फ़ायदा उठाते हैं, उन लूप होल्स का वो फ़ायदा उठाते हैं, और वो बाहर आके फिर लोगों के साथ वो क्राइम कमिट करते हैं। लॉ को बेहतर करना चाहिए। उसके अलावा लोगों के पास बुनियादी अवेयरनेस हो कि वो इस किस्म के जो लोग हैं जो उनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, उनसे उनका डाटा हासिल करने की कोशिश करते हैं, या उनसे पैसे मांगते हैं, या फिर उनसे कोड कहते हैं कि आप हमारे आपके पास गलती से आ गया, वो शेयर कर दें, ये मत शेयर करें।
और ये याद रखें, जब भी कभी ऐसी कोई कॉल आएगी तो ये याद रखिएगा, ये कोई शख्स आपके साथ फ्रॉड करना चाह रहा है, आपको फंसाना चाह रहा है, उसके झांसे में मत आएं। जी, तो नाज़रीन, आपने ज़ैन कुरैशी साहब की बातें सुनी। उनका कहना है कि कोई भी आपको कॉल करे, आपने उसको अपना सिम, अपना पिन कोड, कोई भी अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन उनके साथ नहीं शेयर करनी। और दूसरा, उन्होंने साइबर लॉज पे बात की कि इसमें बहुत बेहतरी की अभी गुंजाइश मौजूद है। साइबर लॉज में सिर्फ 3 सेक्शन रहते हैं जो नॉन बेलेबल हैं, बाकी सारे बेलेबल हैं। तीसरी बात उन्होंने की जी कि हमारे नेबरिंग कंट्री में एक एक डिस्ट्रिक्ट में 10-10 साइबर सर्कल हैं। हमारे लाहौर में अगर 85 थाने हो सकते हैं तो मेरे ख्याल में कम से कम इनकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि 10 साइबर सर्कल भी होने चाहिए, क्योंकि क्राइम जो है अब शिफ्ट हो रहा है। अब कोई आपको गन पॉइंट की बजाय वो आपको एक सिंपल सिम खरीदता है और वो आपको उस पर मैसेज करता है और आपसे वो पैसे ऐंठ लेता है। तो देखें हुकूमत इस सिलसिले में क्या इकदाम करती है। थैंक यू वेरी मच कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच।